I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुभाष छानीबड़ी ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट भादरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैंने जो प्रसिद्ध कोट पढ़ा वो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनका मानना है कि किसी भी समाज की उन्नति इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी सफलता हासिल की है, उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रोग्रेस हुई है। इसलिए शिक्षित बनना और शिक्षित बनाना राष्ट्र के प्रति ये हमारा परम दायित्व है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे फिजिक्स का, और पहला ही टॉपिक जो है वो है हमारा भौतिक राशियों से संबंधित। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आपको अगर विस्तृत रूप से पढ़ना है, पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ना है, तो ग्लोबल कोचिंग भादरा के नाम से जो हमारा महत्वपूर्ण प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, वहां पर जाकर के उसको डाउनलोड करके वहां से भी आप ये क्लासेस देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भौतिक राशियां। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, तो हमारा पहला ही टॉपिक हमारा रहता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसको कहा जाता है? उससे पहले हम पढ़ते हैं राशि के बारे में कि राशि क्या होती है। राशि क्या होती है? तो दोस्तों, राशि किसको कहा जाता है? राशि किसको कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट हम कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या के आंकड़े जो है उनको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और कोई भी प्रतिशत है, कोई भी अंक है, इन सब को हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। यानी जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है भौतिक राशियां। यानी भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको मापा जा सकता है। जिनको मापा जा सकता है, कोई संख्या का मान, संख्यात्मक मान दे करके जिनको मापा जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कोई कमरा कितना बड़ा है, कोई कमरा कितना बड़ा है लंबाई और चौड़ाई के अंदर, यानी कि उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल को हम माप सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? हमारी भौतिक राशि है। जैसे इस कमरे के अंदर कितनी हवा भरी है, तो कितनी हवा भरी है इसका मतलब इस कमरे का आयतन कितना है। इस कमरे का आयतन हम 3 विमा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के द्वारा माप सकते हैं। तो आयतन क्या होगी? हमारी भौतिक राशि होगी। किसी व्यक्ति ने कितनी लंबाई तय करी, कितना पथ तय किया, इसको हम माप सकते हैं उसकी लंबाई के द्वारा। लंबाई यानी कि दूरी, दूरी भी क्या होगी? एक भौतिक राशि हो गई। कोई व्यक्ति किस चाल से गति कर रहा है या किस चाल से कहीं पर जा रहा है, तो चाल भी क्या होगी? हमारी भौतिक राशि होगी। कोई वस्तु कितनी हल्की है या कोई वस्तु कितनी भारी है, इसका हम मापन कर सकते हैं भार के द्वारा। तो भार भी हमारी क्या है? भौतिक राशि है। यानी कहने का मतलब क्या है? जिन राशियों को हम माप सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ भावनाएं हैं, कोई व्यक्ति सुखी है या कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति कितना सुखी है इसका हम मापन नहीं कर सकते। तो सुखी होना, कोई व्यक्ति कितना दुखी है, इसका भी मापन हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी भौतिक राशियों की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना सुखी है, 1 किलो सुखी है, 2 किलो सुखी है, कितना ग्राम सुखी है, तो इसका हम मापन नहीं कर सकते। इस तरह से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी से बहुत ईर्ष्या करता है, अब वो कितनी ईर्ष्या करता है इसका मापन हम नहीं कर सकते। तो ईर्ष्या हमारी भौतिक राशि नहीं है। कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है, अब वो कितना प्रेम करता है इसका भी मापन हम नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रेम, ये भी भौतिक राशि नहीं है। कुल मिलाकर के भौतिक राशि हम किसको कहते हैं? जिसको हम आसानी से माप सकते हैं, जिसको हम आसानी से माप सकते हैं और जिसको एक संख्यात्मक मान हम दे सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम यूँ भी व्यक्त कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, भौतिक विज्ञान के नियमों को जिन राशियों के रूप में हम व्यक्त कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे ये हमारी भौतिक राशियां हैं, संवेग है, घनत्व है, दाब है, बल है, द्रव्यमान है, इत्यादि।
ये सब की सब क्या है, भौतिक राशि है, और इनको हम एक एक करके सभी को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले भी हैं। अब देखो दोस्तों, आपको भौतिक राशियों की परिभाषा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भौतिक राशि हम किसको कहते हैं, जिसको कि हम आसानी से माप सकते हैं। चलिए अब भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियों को दो प्रकार होते हैं। एक तो मात्रक एवं मापन के आधार पर, किसके आधार पर, मापन एवं मात्रक के आधार पर भौतिक राशियां, और दूसरा जो प्रकार है हमारा दिशा तथा परिमाण के आधार पर, किसके आधार पर, दिशा तथा परिमाण के आधार पर। मात्रक एवं मापन के आधार पर हम भौतिक राशियों की बात करें तो ये दो तरह की फिर होती है। एक होती है हमारी मूल भौतिक राशि, कौन सी होती है, मूल राशियां, और मूल राशियां जो होती है 7 होती है, इनको हमें एक एक करके पढ़ेंगे। और एक होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां, कौन सी राशियां होती है, व्युत्पन्न राशियां, और एक होती है हमारी पूरक राशियां। मात्रक एवं मापन के आधार पर कितनी भौतिक राशियां होती है, 3 तरह की राशियां होती है, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां कौन सी होती है, जो केवल स्वयं पर निर्भर करे, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, उनको हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, यानी जिनको व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, समय है, पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान है। लंबाई है, समय है, पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान है, ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, इनको भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके अलावा व्युत्पन्न राशियां जो होती है वो मूल भौतिक राशियों से मिलकर ही बनी होती है, जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। जैसे हमने कहा कि आयतन है, यहाँ पर आयतन है, क्षेत्रफल है, त्वरण है, कार्य है। देखिए हमने कहा कि आयतन है, तो आयतन जो है वो किससे मिलकर बनता है, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, 3 विमा की आवश्यकता होती है। जैसे हमने यहाँ पर जो आयतन लिखा है वो घनाभ का आयतन लिखा है, किसका लिखा है, घनाभ का आयतन। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हमें 2 विमा की जरूरत पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां बहुत तरह की है, जिनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था हमारा पूरक राशियां। पूरक राशियां होती है जो कि मूल राशियों से और व्युत्पन्न राशियों से दोनों से ही क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जो ना ही मूल हो और ना ही व्युत्पन्न हो। और इसमें दो तरह की राशियां आती है, एक तो समतल कोण और एक घन कोण। एक समतल कोण और एक घन कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है, पूरक राशियां कहलाती हैं। उसके बाद हम दिशा और परिमाण के आधार पर बात करें तो दिशा और परिमाण के आधार पर दो तरह की राशियां होती है। एक जो राशि होती है जिसको हम कहते हैं एदिश राशि, कौन सी कहते हैं भाई, कौन सी राशि कहते हैं, एदिश राशि कहते हैं। और दूसरी राशि कौन सी होती है, सैदिश राशि होती है। एदिश राशियां कौन सी होती है, जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सैदिश राशियां कौन सी होती है, जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं हम सैदिश राशियां। जी हाँ, क्या बोलते हैं, सैदिश राशियां। जैसे एदिश राशि में दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, आवेश, विभव, द्रव्यमान जो है ये एदिश राशि है, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सैदिश राशियां जो होती है उनमें संवेग, आवेग, विस्थापन, बल, वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि जो होती है वो कौन सी राशियां होती है, हमारी सैदिश राशियां होती है। थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अपन एदिश राशि, क्या लिख लेते हैं, एदिश राशियां। और एक तरफ लिख लेते हैं हम सैदिश राशियां, क्या लिख लेते हैं, सैदिश राशियां। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सैदिश राशियां। दोस्तों हमारे पास दो बिंदु हैं, ए और बी। ए और बी, कोई व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है
और बी तक पहुंचता है, और वह इस समय जो अपना पथ जो तय करता है वो इस प्रकार से करता है। इस पथ की जो वास्तविक लंबाई है, इस पथ की वास्तविक लंबाई, इस पथ की वास्तविक जो लंबाई है, वास्तविक जो लंबाई है वो मान लो कि आपकी 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। वास्तविक लंबाई जो होता है उसको हम दोस्तों दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी हमारी 10 किलोमीटर। अब इसमें कोई एक निश्चित दिशा तय नहीं की जाती है। ए से बी तक पहुंचने में कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, और निश्चित दिशा नहीं है तो ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो दूरी हमारी कैसी होगी? अदिश राशि होगी। अब वही बिंदु ए हमारा और वही बिंदु बी है, और ए से बी तक हमें पहुंचेंगे सीधे रास्ते के द्वारा। सीधे रास्ते के द्वारा पहुंचेंगे तो पथ की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पथ की लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। पहले इस पथ से होकर के व्यक्ति गुजर रहा था और अब सीधा गुजर रहा है, तो यहाँ पर परिमाण जो है, यहाँ का जो परिमाण है, मान लो कि वो 7 किलोमीटर है। कितना है? 7 किलोमीटर। इसको हम कहते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन कैसी राशि है? हमारी सदिश राशि, क्योंकि अब यहाँ पर हम दिशा के साथ इसको व्यक्त कर सकते हैं। दिशा हमारी क्या है? ए से बी की ओर है। दिशा क्या है हमारी? ए से बी की ओर है। तो इस प्रकार से हम राशियों को सदिश और अदिश राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है, एक तरफ हम चाल लिख लेते हैं और एक तरफ हम वेग लिख लेते हैं। तो चाल तो क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। और वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय के बराबर होता है। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी? अदिश राशि। चाल क्या हो जाएगी हमारी? अदिश राशि। और वेग क्या हो जाएगा हमारा? सदिश राशि हो जाएगी। वेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अदिश और सदिश राशियों की बात कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे अदिश की बात करें तो द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। अभी हमने बात करी, आयतन की बात करी। इसके अलावा क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। ये सब की सब राशियां कैसी है? अदिश राशियां हैं। जबकि अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो उसमें वेग, अभी हमने बात करी, वेग है। फिर पहले, इससे पहले हमने विस्थापन की बात करी, विस्थापन है। इसके अलावा संवेग है। इसके अलावा भार है, भार W है, यानी W बराबर mg है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब राशियां कैसी है हमारी? सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। तो दिशा और परिमाण के आधार पर हमारी कितनी तरह की राशियां है भाई? दिशा और परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मापन। मापन किसको कहते हैं? अब देखो, कोई भी चीज जो है उसको हम उसके परिमाण के द्वारा व्यक्त करते हैं, और परिमाण के द्वारा व्यक्त करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका मापन करना पड़ेगा। और जब भी हम मापन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसने कोई मानक तय किया हुआ होता है। उस मानक से कितना डिफरेंस है, उस मानक से किसी वस्तु का कितना डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं हम मापन। किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मान से तुलनात्मक अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपन मापन कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा तय किया जाता है कि भाई 1 किलोग्राम क्या होगा, 1 ग्राम क्या होगा, और अगर मान लें कि 1 मीटर क्यूब क्या होगा। तो ये सब राशियां पहले से जो है मानक इनके तय किए होते हैं, और उससे हम जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मापन कहते हैं। इसके अलावा फिर अगला टॉपिक हमारा मात्रक क्या होता है? किसको कहते हैं? मात्रक। भौतिक राशि को मापने के लिए चुने गए किसी निश्चित परिमाण को मात्रक की संज्ञा दी जाती है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कोई भी हम भौतिक राशि लेंगे तो उसके निश्चित परिमाण को क्या करना पड़ेगा? हमें व्यक्त करना पड़ेगा, और व्यक्त करने के लिए जो संसाधन हमारे पास है वो क्या है? हमारा मात्रक है। अब देखो, हमारे जो मात्रक होते हैं वो, अभी हमने बात करी 3 तरह के मात्रक होते हैं।
और 3 तरह के मात्रकों में कौन कौन से होते हैं। इसमें हमने बात करी एक तो मूल मात्रक की, किसकी, मूल मात्रक की। और मूल मात्रक कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे। और व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं, जो मूल मात्रकों से मिलकर ही बने होते हैं, जो मूल मात्रकों से मिलकर ही बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और समतल कोण और घन कोण को मापने के लिए 2 मात्रक और होते हैं जिनको हम रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं। वो हमारे क्या है, पूरक मात्रक हैं। और पूरक मात्रक न तो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं और न ही व्युत्पन्न मात्रकों पर निर्भर करते हैं। चलिए इनको हम आगे करके एक एक करके पढ़ते हैं। उसके बाद है मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए मात्रकों की पद्धति क्या है, किसी भी वस्तु के या किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अगर हम मापते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 मुख्य रूप से बात करें, 3 जो है वो मात्रक पद्धतियां हैं। हालांकि यहाँ पर हमने 4 लिखा है। ये जो लास्ट वाली एसआई यूनिट है वो एम की इस पद्धति का ही संशोधित रूप है। एसआई जो पद्धति है वो एम की इस पद्धति का ही क्या है, संशोधित रूप होता है। देखिए एम की इस पद्धति के अंदर क्या होता है कि दूरी को तो मापते हैं हम मीटर के अंदर, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं। द्रव्यमान को मापते हैं हम किलोग्राम में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और समय को मापते हैं हम सेकंड में, समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। इसको बोलते हैं हम एम के एस, यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड इसको कहा जाता है। उसके बाद है हमारी सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के अंदर लंबाई का जो मात्रक है वो तो हमारा है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है हमारा ग्राम, और समय का जो मात्रक होता है वो रहता है हमारा सेकंड। समय का मात्रक क्या रहता है, सेकंड रहता है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसको कहा जाता है गॉसियन पद्धति। क्या कहा जाता है, गॉसियन पद्धति। सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है, गॉसियन पद्धति। और एमकेएस जो पद्धति है इसको कहा जाता है, अन्य जो नाम है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। अगली जो पद्धति हमारी वो है एफपीएस। एफ की फुल फॉर्म होती है फुट, पी की होती है पाउंड, और एस की होती है सेकंड, एस की होती है सेकंड। एफपीएस पद्धति को कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति दोस्तों कहा जाता है। तो लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में मापेंगे। लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में मापेंगे। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे हम पाउंड में, पौंड में या पाउंड में। जैसे अपन केक वगैरह लेकर के आते हैं, केक वगैरह बर्थडे पर लेकर के आते हैं तो वो हमें किलोग्राम में या ग्राम में नहीं देता है। उसका जो द्रव्यमान जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, द्रव्यमान पौंड में लिया जाता है या पाउंड में लिया जाता है। और समय जो लिया जाएगा यहाँ पर वो भी किस में लिया जाएगा, सेकंड में लिया जाएगा। अब हमने बात करी कि जो एसआई यूनिट है वो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। एमकेएस जो पद्धति है वो एसआई जो पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही क्या है, संशोधित रूप है। अच्छा एसआई जो पद्धति है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है वो 1960 से काम में ली जा रही है। अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है वो 1960 से काम में ली जा रही है। और इसमें 7 मूल राशियां होती है। कितनी राशियां होती है, 7 इसमें मूल राशियां होती है और 2 इसमें क्या होती है, पूरक राशियां होती है। 7 मूल राशियां होती है और 2 इसमें कौन सी होती है, पूरक राशियां होती है। 7 मूल राशियों को हम जो है अभी आगे वाली स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं।
और दो पूरक राशियों की बात हमने पहले भी करी, रेडियन और स्टेरेडियन, यानी कि समतल कोण और साथ में घन कोण, समतल कोण और साथ में घन कोण। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो जो मात्रक की जो पद्धति है वो कितने तरह की होती है, एमकेएस, जिसके अंदर एमकेएस के अंदर मीटर किलोग्राम सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस के अंदर, अरे कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, सीजीएस पद्धति के अंदर, चल जा भाई, सीजीएस पद्धति के अंदर गॉसियन पद्धति इसको कहा जाता है, और इसमें लंबाई मापी जाती है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान मापा जाता है ग्राम में, और समय मापा जाता है सेकंड में। समय किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति जिसको कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति, क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। और दोस्तों इसमें इसमें दूरी को, लंबाई को मापा जाता है फुट में, द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में, और समय को किसमें मापा जाता है, सेकंड में। इधर एसआई यूनिट की बात करें, जैसा कि मैंने बताया एसआई यूनिट क्या है, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। 1960 से अपनाई जा रही है, 1960 से ये पद्धति अपनाई जा रही है। इसमें 7 मूल राशियां हैं और 2 कैसी है, पूरक राशियां हैं। 7 मूल राशियां हैं और 2 कैसी है, पूरक राशियां हैं। 7 मूल राशियां और 2 कैसी है, पूरक राशियां हैं। अब देखो अगली स्लाइड पर हम बात करें तो आगे है हमारा एसआई पद्धति में मूल एवं पूरक राशियां, मूल एवं पूरक राशियां। तो देखो पहली जो राशि हमारी है वो है लंबाई। कौन सी है, लंबाई। एसआई पद्धति की हम बात कर रहे हैं और आपको पता है दोस्तों लंबाई मापी जाती है मीटर में, किसमें मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। लंबाई किसमें मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। और संकेत क्या है इसका, एम है। संकेत क्या है इसका, एम है। मीटर का पहला अक्षर ले लिया हमने, एम। उसके बाद द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। और संकेत क्या लेंगे हम, केजी। संकेत क्या लेंगे, केजी। क्या लेंगे जी, केजी लेंगे। समय की बात करें तो समय का मात्रक है सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। और और इसका संकेत क्या लेंगे, सेकंड का एस ले लेंगे। सेकंड का क्या ले लेंगे, एस ले लेंगे। उसके बाद विद्युत धारा है, क्या है भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और एम्पियर, एम्पियर और एम्पियर का संकेत क्या ले लेंगे अपन, ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए संकेत ले लेंगे इसमें। उसके बाद ताप है। ताप का जो मूल मात्रक लेंगे वो लेंगे केल्विन। क्या लेंगे भाई, केल्विन लेंगे। क्या लेंगे, मूल मात्रक केल्विन लेंगे। उसके बाद ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक जो होगा वो कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, इसका जो लेंगे मूल मात्रक वो रहेगा आपका मोल रहेगा। क्या रहेगा, मोल रहेगा। और इसका संकेत होगा MOL। संकेत क्या रहेगा, MOL। तो ये दूसरी भौतिक राशि है, ये तीसरी भौतिक राशि है, ये चौथी भौतिक राशि है, ये पांचवी है, ये छठी है, और ये कौन सी है, सातवीं भौतिक राशि है। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, लंबाई, कौन सी है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। संकेत क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। दूसरी मूल भौतिक राशि हमारा द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और संकेत हो जाएगा केजी। संकेत हो जाएगा केजी हो जाएगा जी। उसके बाद मूल मात्रक समय का रहेगा सेकंड। समय का रहेगा सेकंड और संकेत हो जाएगा स्मॉल एस। विद्युत धारा का होता है एम्पियर और संकेत हो जाएगा हमारा ए। ताप का होता है केल्विन और मात्रक हो जाएगा कैपिटल
के रह जाएगा। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला और इसका संकेत हो जाएगा सीडी। और पदार्थ की मात्रा उसका मात्रक है मोल और संकेत हो जाएगा MOL। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पूरक भौतिक राशि। जैसे इसमें दो आएगा हमारा, एक तो समतल कोण, क्या होगा समतल कोण, और एक है घन कोण। समतल कोण तो आपने काफी 11वीं 12वीं के अंदर आपने पढ़ा होगा, रेडियन के अंदर मापते हैं। किसमें मापते हैं? रेडियन। रेडियन क्या होता है भाई? कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, इकाई त्रिज्या का वृत्त है। कौन सी त्रिज्या का? इकाई त्रिज्या का वृत्त है। यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी है? 1 है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 1 है। और इकाई लंबाई का चाप है। चाप की लंबाई भी क्या है? 1 है। तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा? 1 रेडियन होगा। क्या होगा भाई? 1 रेडियन होगा। क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है भाई, याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है भाई? इकाई लंबाई के चाप द्वारा इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है? 1 रेडियन होता है। ये जो घन कोण होता है इसको ठोस कोण भी कहते हैं। और ये इकाई वर्ग जो क्षेत्रफल है उसके द्वारा किसी ठोस घन के केंद्र पर बना कोण बना कोण जो होता है वो क्या होता है? 1 स्टेरेडियन होता है। ये आपके सिलेबस का नहीं है, केवल आप याद रख सकते हैं इसको कि भाई समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। SR इसका संकेत है और रेडियन का है RAD। रेडियन का क्या है? RAD है। ठीक है भाई, तो ये 7 अपने क्या है? 7 क्या है अपने? मूल भौतिक राशियां है। उसके बाद है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां तो बहुत सारी है, इनको हम एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लंबाई और चौड़ाई की। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो भुजा गुणा भुजा यानी भुजा सुकेर। तो यहाँ पर हमें 2 मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी, लंबाई और चौड़ाई। हालांकि दोनों ही क्या है? हमारी लंबाई है। चौड़ाई भी क्या एक तरह की लंबाई है, यानी वास्तविक पथ की क्या है? लंबाई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर है। आयतन, आयतन के अंदर मीटर क्यूब होता है भाई। ये नहीं, आयतन नहीं है, आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल भी क्या आएगा? मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर आएगा। और इसमें इसमें भी हमें 2 विमा की जरूरत पड़ रही है, लंबाई और चौड़ाई। जी हाँ, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, आधार भी क्या एक तरह की लंबाई है, और त्रिभुज की अपने को ऊंचाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर भी हमें 2 विमा की जरूरत पड़ रही है। तो ये भी किस श्रेणी में आएगी? हमारी व्युत्पन्न राशि। उसके अलावा घनत्व की बात करें, घनत्व जो होता है आपका वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। किसके बराबर होता है भी? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आएगी। उसके बाद दाब आपको पता ही है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर -2 लिखा हुआ है यहाँ पर, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भाई? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यूटन मीटर का -2, यहाँ पावर -2 लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल कहा जाता है। तो पास्कल किसका 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 मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? दाब का ही मात्रक है। तो दाब को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो दाब क्या है भाई? हमारा बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा
क्षेत्रफल। कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य, कार्य क्या होता है? वैसे तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। मैं लिख दूं यहाँ पर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है, या इसको हम जूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जूल कह सकते हैं। इनको हम आगे परिभाषित करेंगे। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण गुणा में ऊंचाई, ये भी क्या है? कार्य है। mgh क्या है? mgh, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा में ऊंचाई, और ये भी क्या होता है? हमारा एक तरह का कार्य होता है। और वैसे आप ये याद रखो एक बार, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। इस टॉपिक को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद है शक्ति। क्या है भाई? शक्ति। शक्ति क्या, शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा दर का मतलब है समय। तो कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और बट्टा में समय, समय 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 का होता है सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो बटा में क्या आ जाएगा? सेकंड। बटा में क्या आ जाएगा? सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और इसको कहा जाता है वाट। क्या कहता है? वाट, वाट 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 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। उसके बाद त्वरण क्या है हमारा? ये भी व्युत्पन्न मात्रक है त्वरण। त्वरण जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है हमारा? वेग में परिवर्तन की दर। अब मैं बैठ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है हम एक एक करके खड़े होकर के पढ़ाएंगे, और विस्तृत रूप से हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जो है आप केवल इस लिहाज से इसको पढ़े कि ये हमारे क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। कौन से मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। एक बार सिर्फ इतना याद रखिए कि व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कई विमाओं की हमें जरूरत पड़ती है, मूल भौतिक राशियों की इसमें हमें जरूरत पड़ती है। जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उसके बाद है हमारा बल। क्या है? बल। बल को हमने न्यूटन की गति के दूसरे नियम में परिभाषित किया है। बल का मान, बल का मात्रक, बल का सूत्र हमने ज्ञात किया था। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है भाई? द्रव्यमान गुणा त्वरण। एसआई पद्धति में द्रव्यमान हम 1 किलोग्राम ले लें, और त्वरण जो है वो ले लें हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? न्यूटन। एक न्यूटन की परिभाषा, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक न्यूटन बल क्या है? जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या कर दे? त्वरण उत्पन्न कर दे। ऐसा कारक क्या कहलाएगा? ऐसा मान क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? 1 न्यूटन बल कहलाएगा। द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। ठीक है भाई? तो ये क्या हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। तो 7 हमने पढ़ी मूल राशियां। 7 हमने कौन सी पढ़ी? मूल राशियां। कौन कौन सी थी? लंबाई थी, द्रव्यमान था, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, इसके अलावा लंबाई है। लंबाई हमने पढ़ा, लंबाई यानी कि मीटर इसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ताप का केल्विन होता है, और इसके अलावा हमने पढ़ा ज्योति तीव्रता, उसका क्या होता है? कैंडेला होता है। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां थी, और बाकी जो राशियां हैं वो इन्हीं से मिलकर के बनी होती है, इन्हीं से मिलकर के बनी होती है। और ये कुछ आप पूर्व लगन जो है वो याद रख सकते हैं। कई बार वैसे ही याद रख लो, आपसे पूछेगा नहीं परीक्षा के अंदर, लेकिन फिर भी अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर 10 की घात 1 है, क्या है? 10 की घात
एक है तो उसको कहा जाता है डेका। डेका क्या कहा जाता है? डेका। 10 की घात एक है तो क्या कहा जाता है भाई? डेका। दो है तो हेक्टो। ये संकेत भी आप याद रख सकते हैं। दो है तो क्या कहते हैं? हेक्टो। दो है तो क्या कहा जाता है? हेक्टो। हेक्टो। दो है तो क्या कहा जाता है? हेक्टो कहा जाता है। एक है तो क्या कहा जाता है? डेका कहा जाता है। तीन है तो क्या कहा जाता है? किलो कहा जाता है। तीन है तो क्या कहा जाता है? किलो कहा जाता है। छह है तो मेगा। छह है तो मेगा। नौ है तो गीगा। छह है तो मेगा, नौ है तो गीगा। 12 घात को कहा जाता है टेरा। 12 तेरह। तेरह बारह, 12 तेरह। तेरह नहीं, टेरा। टेरा याद रखेंगे। 12 को क्या कहते हैं? टेरा। 15 पेटा। 15 पेटा, 15 पेटा, 15 पेटा। 15 क्या हो गया? पेटा हो गया। 18 एक्सा। 18 एक्सा। देखो, जो पहला अक्षर जो हम बोल रहे हैं वो इनसे मिलता जुलता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। 18 एक्सा। 18 एक्सा। 21 जेटा। 21 जेटा। 24 योटा। 21 जेटा। 24 योटा। ये इनके आप याद रख सकते हो। एक बार दो बार पढ़ लेना इनको। 10 की घात एक है तो डेका। दो है तो हेक्टो। डेका। हेक्टो। तीन वाला आपको पता है ये क्या है? किलो। छह वाला भी आपने पढ़ा होगा, मेगावाट। मेगावाट ये आप ऊर्जा के अंदर पढ़ते ही हो। तो 10 की घात 6 है तो क्या है? मेगावाट। मेगा। ठीक है, पूर्व लगन है ये। और 9 है तो क्या बोलते हैं उसको? गीगा। 12 है तो तेरह। 12 है तो तेरह नहीं, टेरा। 15 है तो पेटा। 18 है तो एक्सा। 21 है तो जेटा। और 22 है तो योटा है। उसके बाद माइनस वाली घात बोले अपन। -1 है तो क्या बोलेंगे? -1 है तो बोलेंगे इसको डेसी। क्या बोलेंगे? डेसी। देसी नहीं, डेसी बोलेंगे। -1 है तो डेसी। -2 है तो सेंटी। क्या बोलेंगे? सेंटी। -2 है तो सेंटी। -3 है तो आपको पता ही है क्या है? मिली। क्या है? मिली। -6 है तो क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। ये आकार छोटा होता जा रहा है, यहाँ पर आकार क्या होता है? छोटा होता जा रहा है। तो देखिए, मेगा, गीगा, टेरा, ये बड़ी इकाइयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किन के लिए किया जाता है? बड़ी इकाइयों के लिए। और ये जो है आपके डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये किन के लिए? छोटी इकाइयों के लिए व्यक्त किया जाता है। -9 है तो बोलते हैं इसको नैनो। जैसे नैनो गाड़ी आई थी रतन टाटा जी वाली, नैनो गाड़ी, बिल्कुल छोटी। -12 है तो पिको। क्या बोलते हैं? पिको। -15 है तो फेंटो। -15 है तो फेंटो। -18 है तो एट्रो। क्या है? एट्टो। आटा नहीं, एट्टो। -21 है तो जेप्टो। और -24 है तो योक्टो। याद नहीं रखने हैं, फिर भी इनको एक दो बार आप लोग पढ़ ले। और ये जो दो तीन है जरूर याद रखें किनको? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। यहाँ तक जरूर याद रखें। और इधर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो या पिको तक इनको आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है विमा इन राशियां। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जिनकी कोई बीमा नहीं होती। जिनकी कोई बीमा नहीं होती। वे भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां जिनकी बीमा क्या होती है? शून्य होती है। क्या कहलाती है? बीमाहीन भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है अभी? बीमाहीन भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे कोण है। कौन है? कोण है। घन कोण है। विशिष्ट ऊष्मा है। अपवर्तनांक है। इसमें क्या होते हैं कि जो मात्रक जो होते हैं अंश और हर में आपस में कट जाते हैं, तो विमा इनकी क्या रहती है? शून्य होती है। इनको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। विमाहीन राशियों का अंकिक मान सभी मात्रक प्रणालियों में क्या रहता है? समान रहता है। वही मान सीजीएस पद्धति में होता है, वही मान एमकेएस पद्धति में होता है, और वही मान एफपीएस या एसआई यूनिट किसी में भी, यानी सभी यूनिट के अंदर कैसा रहता है? समान रहता है। सभी यूनिट में कैसा रहता है? समान बना रहता है। समान बना रहता है। ठीक है भाई। उसके बाद लंबाई के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है जिसको आपने पढ़ा भी होगा। ये सामान्य सा टॉपिक हमने आज लिया है।
भौतिक राशियों से संदर्भ में इनको आप लोग याद जरूर रखेंगे। लंबाई के मात्रक है। देखो, एक एंगस्ट्रॉन का मान जो होता है ना, एक एंगस्ट्रॉन का मान वो होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। अब देख लो कितनी छोटा मान हो गया, एक बटा 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है। लंबाई का क्या है, बहुत छोटा मात्रक। नैनोमीटर, नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। अभी हमने पढ़ा नैनो का मतलब, नैनो का मतलब क्या है, -9 मीटर, -9 मीटर। माइक्रो जो होता है ना, ये जरूर याद रख लेना, -10 की घात 6, 10 की घात -6। माइक्रो में कितना आएगा, 10 की घात -6 मीटर आएगा। तो ये भी छोटी राशि है। टेरा मीटर, टेरा की बात करिए हमने, 13 12 13, 13 12, तो टेरा में क्या आएगा, -12 मीटर आएगा, -12 मीटर आएगा। और ये जरूर याद रखना भाई, ये जरूर याद रखना, एक प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। यानी एक साल में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो दूरी क्या है, एक प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है 10 की घात 16 मीटर, 10 की घात 16 मीटर। जैसे हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। कितना लेता है भाई, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। अब सोचो एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेगा। जितनी दूरी तय कर लेगा वो दूरी क्या है, एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष है। और ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये दूरी है हमारी 10 की घात 16 मीटर, 10⁻16 मीटर। एक मील कितना होता है, पहले दूरी बताते थे मील के अंदर, एक मील कितना होता है, एक मील होता है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। 1.6 किलोमीटर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। और गज की बात करें तो 1760 गज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1760 गज के बराबर होता है। तो ये 1.5 किलोमीटर के लगभग एक मील, क्या मील जो है वो होता है। एक फर्मी क्या है भाई, एक फर्मी का मान, एक फर्मी का मान होता है 10 की घात -15 मीटर। क्या होता है, 10 की घात -15 मीटर होता है। एक फर्मी का मान किसके बराबर होता है, 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये लंबाई के कुछ मात्रक आप लोग ध्यान में रखना है। एक एंगस्ट्रॉन 10 की घात -10 मीटर, एक नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर, एक माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर के बराबर, एक टेरामीटर 10 की घात -12 मीटर के बराबर, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 10 की घात 16 मीटर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक मील जो होता है 1760 गज में और लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। और एक फर्मी होता है 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये काफी छोटी दूरी के लिए व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान के महत्वपूर्ण मात्रक, किसके मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक क्या है भाई, एक माइक्रोग्राम किसके बराबर होता है, एक माइक्रोग्राम, ये काफी छोटे मात्रक है द्रव्यमान के। एक माइक्रोग्राम जो होता है 10 की घात -9 किलोग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 की घात -9 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मिलीग्राम किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 किलोग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 की घात 6। और एक ग्राम किसके बराबर होता है भाई, 1000 का 1 किलो का 1000वां भाग, 1 किलो का 1000वां भाग क्या होता है, 1 ग्राम होता है। तो 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन जो होता है वो कितना होगा अभी, एक मीट्रिक टन हो गया, एक मीट्रिक टन हो गया 1 2 3 किलोग्राम। यानी कि एक मीट्रिक टन का मान किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। और एक पाउंड, किसकी बात करें, पाउंड की बात करें तो पाउंड जो होता है वो होता है लगभग
453 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 453 ग्राम के, यानी आधे किलो से भी कम होता है। 0.4537 किलोग्राम के बराबर होता है 1 पौंड। क्या होता है भाई? 1 पौंड होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अपने परीक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे नियम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं जिनका कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। पानी पी लेता हूँ पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। इधर बैठ जाते हैं। एक तरफ हमने खोज लिखी है और एक तरफ हमने क्या लिखा है? भौतिक शास्त्री लिखा है। जड़त्व का नियम। देखिए, हम जब न्यूटन की गति का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है, जिसको कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो, जो कि इटली देश से है। इसलिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? हमारा गैलीलियो का नियम कहलाता है। वहां हम पढ़ेंगे कि जड़त्व तीन तरह का होता है। एक विरामावस्था का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार हम केवल याद रख लेते हैं कि जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु जिस स्थिति के अंदर है वो उसी स्थिति के अंदर बने रहने का क्या करती है? प्रयास करती है। और वस्तुओं का यह जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जड़त्व कहते हैं। उत्प्लावन का सिद्धांत, ये आपने छोटी कक्षाओं के अंदर काफी बार पढ़ा होगा। उत्प्लावन का सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है, जो कि कहाँ के थे? ग्रीक के थे। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है? माइकल फैराडे, जो कि कहाँ के हैं? यूके। यूके क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये किसका है? मैक्सवेल का है। किसका है भाई? मैक्सवेल का है। और एक्स किरणों एक ये हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन ये किसका है? हर्ट्ज का है। आपको पता है हर्ट्ज किसकी मात्रक होता है? ये बता सकते हैं आप? हर्ट्ज जो है वो आवर्ती का मात्रक होता है। तो ये जितने भी मात्रक हम देख रहे हैं वो इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। एक्स जो किरणें हैं उनकी खोज करने वाले कौन थे? रोन्टजन थे। कौन थे? रोन्टजन, यानी जर्मनी के थे। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? रोन्टजन, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो आप याद रखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया है भाई? गैलीलियो ने दिया है। किसने दिया है? गैलीलियो ने। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिया है। किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिया है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जेम्स मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन हर्ट्ज ने। और एक्स किरणों की खोज किसने की है? रोन्टजन ने की है। किसने की है भाई? रोन्टजन ने की है। अब चलिए आगे कुछ और सिद्धांत और है। प्रकाश विद्युत प्रभाव व सापेक्षिक सिद्धांत। प्रकाश कहाँ जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव व सापेक्षिक सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। और आपको पता है जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, प्रकाशिकी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ जो लाइट होती है, वो कैसी होती है? हमारी कणीय है। और साथ में कैसी होती है? तरंगीय होती है। तो वहां पर हम पढ़ते थे कि भाई जो कणीय प्रकृति बताने वाले जो व्यक्ति है, जो वैज्ञानिक है, वो कौन है? हमारे आइंस्टीन है। और किस आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है? तो वो था हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा प्रभाव था?
प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कणीय होती है। और एक प्रभाव और था कोम्पटन प्रभाव, जिससे भी ये हमें प्रतीत होता है कि प्रकाश कैसा होता है, कणीय प्रकृति का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था तरंगीय प्रकृति, वो किसने दिया था, हाइजेन ने दिया था। और एक हम पढ़ रहे थे ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति, दोहरी प्रकृति, और वो सिद्धांत किसने दिया है, डी ब्रोगली ने दिया है। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। केवल एक बार याद रख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव सापेक्षिक सिद्धांत किसका दिया हुआ है, आइंस्टीन का दिया हुआ है। परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसका है भाई, रदरफोर्ड का है। किसका है, रदरफोर्ड का है। प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन। और ये कहाँ के है भाई, इंडिया के है। कहाँ के, इंडिया के हैं, जिसको हम कहते हैं रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। और इनकी इसी खोज के कारण इनको क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिला है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, सीवी रमन। अब देखिए कुछ हमारे उपकरण हैं जो हम दैनिक जीवन के अंदर काम में लेते हैं, उनके क्या क्या नाम है। थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, जूम आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जूम आउट। देखिए फेदोमीटर क्या काम में आता है, क्या है भाई, फेदोमीटर। पहला क्या है, फेदोमीटर है। फेदोमीटर काम में लिया जाता है, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। फेदोमीटर क्या है, फेदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई मापने का, समुद्र की गहराई मापने का क्या है, यंत्र है। समुद्र की गहराई मापने का क्या है, यंत्र। उसके बाद है अल्टीमीटर। क्या है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है, विमानों की ऊंचाई मापी जाती है कि विमान जो है वो कितनी ऊंचाई पर इस समय उड़ रहा है। तो अल्टीमीटर किस काम में आता है, विमानों की ऊंचाई मापने के काम में आता है। उसके बाद एनीमोमीटर। एनीमो जो मीटर होता है दोस्तों, वो वायु की गति को मापने का यंत्र है। वायु किस वेग से चल रही है, उसकी गति क्या है, प्रति मिनट प्रति सेकंड। तो वायु की गति को मापने के लिए क्या कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, वो यंत्र का नाम क्या है, एनीमोमीटर है। क्या नाम है, एनीमोमीटर है। बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, आप सभी को पता है। बैरोमीटर किस काम में लिया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के काम में लिया जाता है। एक होता है हमारा कार्डियोग्राम। क्या होता है, कार्डियोग्राम है ये, विशेष रूप से ध्यान में रखना, यहाँ ग्राम है, कार्डियोग्राम। ये क्या करता है, हृदय की गति मापता है। क्या मापता है अभी, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या करता है, हृदय की गति को मापने के लिए। कार्डिया किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। तो हृदय की गति मापने से संबंधित कौन सा है, कार्डियोग्राम है। एमीटर है, आप सभी को पता है एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है, एमीटर करता है। डायनमो जो होता है, डायनमो ये क्या करता है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनमो बदलता है। और आपको पता है विद्युत जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। उसके बाद है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो होता है ये मेडिकल क्षेत्र के अंदर काम में लिया जाता है। कहाँ काम में लिया जाता है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर काम में लिया जाता है। और ये जब शरीर की जांच करनी होती है, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है उनकी जांच, उनको देखने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एंडोस्कोप करवाते हैं, हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। तो ये एंडोस्कोप होता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। और ये क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है, एमीटर करता है। और गैल्वेनो जो मीटर होता है वो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर आप सभी परिचित है, ये क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है। आप दूध दे गया वहां बटे
कोई भी जो शॉप होती है दूध वाली, जो दूध संग्रहण का काम करती है, तो वो दूध की शुद्धता को माप करके ही उसका रेट सही से लगा पाता है। ठीक है, तो वो क्या काम में लेता है, लैक्टोमीटर काम में लेता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब मापता है। मैनोमीटर क्या करता है भाई, गैसों का दाब मापने का काम कौन करता है, मैनोमीटर करता है। गैसों का दाब मापने का काम कौन करता है, मैनोमीटर। एक होता है माइक्रोफोन, क्या होता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या काम में आता है, माइक्रो जो फोन होता है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास लगा हुआ है, ये जो माइक है जिसके आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ये माइक्रोफोन है। और ये क्या कर रहा है, आवाज को यानी ध्वनि तरंगों को किस में बदल रहा है, ये विद्युत तरंगों में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, विद्युत तरंगों में बदल रहा है। एक फोनोग्राफ होता है, क्या होता है, फोनोग्राफ। ये ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र है। ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र कौन सा है, फोनोग्राफ है। कौन सा है अभी, फोनोग्राफ है। इसके अलावा सिपगमो मैनोमीटर जो है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। रुधिर दाब मापता है, क्या मापता है, रुधिर दाब मापता है। कार्डियोग्राम क्या करता है, हृदय की गति को मापता है। और सिर्फ जो होता है वो धमनियों में रुधिर दाब को मापता है। और स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर अपने काम में लेते हैं। हृदय व फेफड़ों की आवाज सुनने का काम कौन करता है, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज जो सुनने का काम करता है वो कौन करता है, स्टेथेसो स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्टेथोस्कोप करता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र के अंदर काम में आने वाले क्या ये उपकरण है, इनके आप लोग याद रखोगे। मुख्य मुख्य जो है वो आप जरूर याद रखोगे। जैसे हमने बात करी बैरोमीटर, किसकी बात करी, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के काम में आता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापता है। एंडोस्कोप जो होता है वो हमारे आंतरिक जो अंग है उनको देखने के काम में आता है। इसके अलावा भी हमने एक और बात करी थी, इसमें महत्वपूर्ण जो था हमारा एक एनीमोमीटर जो है, इसका भी आप लोग विशेष रूप से याद रखें। आजा भी नीचे, एनीमो जो मीटर है वो क्या है, एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। हेडोमीटर याद रखोगे समुद्र की गहराई। अल्टीमीटर जो है वो विमानों की ऊंचाई मापने के काम में आता है, ऊंचाई मापने के काम में आता है। एमीटर जो है आपको पता है विद्युत धारा को मापने के काम में आता है, विद्युत धारा को मापने के काम में आता है। तो हमने आज दोस्तों ये एक साधारण सा टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक क्या है, इसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। एक बार से दोहरा लेते हैं इसको फटाफट, उसके बाद हम आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो पहले हमने बात करी राशि। राशि किसको कहा जाता है, जिसको मापा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, राशि कहते हैं। और उसके बाद है भौतिक राशि, सॉरी राशि किसको कहेंगे, जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और भौतिक राशि क्या होती है, जिसको हम माप सकते हैं। उसके बाद हमने दोस्तों बात करी भौतिक राशियों के प्रकार की। तो भौतिक जो राशियां होती है मात्रिक मापन के आधार पर तीन तरह की होती है, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। परिमाण और दिशा के आधार पर कितनी होती है, परिमाण और दिशा के आधार पर दो होती है, सदिश राशि और एक होती है हमारी अदिश राशि। ठीक है भाई, मूल भौतिक राशियां कितनी होती है, 7 होती है। व्युत्पन्न राशियां, ये तो बहुत सारी मूल भौतिक राशियों से बना करके मिला करके हम बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां बना सकते हैं। और पूरक राशियों के अंदर जो है रेडियन और सटेरेडियन आपको याद रखना है। अदिश राशियां क्या कौन सी होती है, जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो वो होती है अदिश। और सदिश राशियां वो होती है जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल है, संवेग है, आवेग है, विस्थापन है, ये सब बल है, ये सब कौन सी राशि हमारी सदिश राशियां हैं। उसके बाद हमने सदिश सदिश को पढ़ा था। उसके बाद हमने मात्रक की बात करी। मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, पहले तो मापन देखो। किसी निश्चित मान से तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और इसमें मूल मात्रक 7 है, व्युत्पन्न जो मूल मात्रकों से मिलकर के बने होते हैं, और पूरक मात्रक जो न तो मूल पर और न ही व्युत्पन्न पर निर्भर करते हैं। उसके बाद हम मात्रकों की पद्धति पढ़ी, हमने पढ़ी 3 तरह की मात्रक पद्धति होती है। एमकेएस, जिसके अंदर दूरी जो है, लंबाई जो है वो मीटर में, और द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में लिया जाता है। सीजीएस के अंदर, जिसको गॉसियन पद्धति कहा जाता है, इसमें लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, और समय किस में लिया जाता है, सेकंड में।
एपीएस पद्धति के अंदर, जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, द्रव्यमान द्रव्यमान लिया जाता है। इसमें पाउंड में, लंबाई फुट में, समय सेकंड में, और एसआई जो यूनिट होती है जो कि 1960 से अपनाई जा रही है, वो एमकेएस पद्धति का ही क्या है, संशोधित रूप है। उसके बाद हमने 7 मूल मात्रकों की बात करी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इनके मात्रक आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। पूरक राशियों के अंदर आप याद रखो समतल कोण, जिसको कि रेडियन में मापते हैं, घन कोण या ठोस कोण, जिसको कि हम सटे रेडियन के अंदर मापते हैं। केवल इनको याद रखोगे। ये बहुत सारी व्युत्पन्न राशि, इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर, जिसको क्या कहा जाता है, जूल। और जूल मात्रक जो है वो ऊर्जा का भी होता है, क्योंकि ऊर्जा को कार्य में परिणित किया जा सकता है और कार्य को ऊर्जा में परिणित किया जा सकता है, ये याद रखें। और भी बहुत सारे मात्रक इसमें हमने पढ़े, जैसे बल है द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। उसके बाद हमने कुछ ये घातों के पूर्व लगन की बात करी। घात 1 है तो उसको क्या कहा जाता है, डेका, 2 हेक्टो, 3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा, 21 जेटा, 24 योटा। और माइनस वाली घात है तो वो छोटी राशियों को व्यक्त करता है, जिसमें -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेंटो, -18 एटो, -21 जेप्टो और -24 योक्टो। उसके बाद हमने विमाहीन राशियों की बात करी, जो प्रत्येक पद्धति के अंदर अंकिक मान जो है वो समान रहता है, यानी कि जिनकी विमा क्या होती है, शून्य होती है। उसके बाद हमने लंबाई के कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों की बात करी। जैसे 1 एंगस्ट्रोम का मान क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर। 1 टेरामीटर होता है -12 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, 1 प्रकाश वर्ष होती है। 1 मील जो होती है वो 1760 गज के बराबर होती है, यानी लगभग 1.6 किलोमीटर के। 1 फर्मी जो होती है वो -10 की घात -15 मीटर के बराबर होती है। उसके बाद द्रव्यमान के मात्रकों की हमने बात करी। 1 माइक्रोग्राम जो होता है -9 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10 की घात -6 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम जो होता है वो 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1 पाउंड का मान जो होता है वो लगभग 453 ग्राम के बराबर होता है। उसके अलावा कुछ नियम पढ़े। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, इसलिए न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि वो जड़त्व नियम पर आधारित है। उत्प्लावनता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया है। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत हर्ट्ज ने। एक्स किरणों की खोज किसने की है, रोन्टजन ने की है। किसने की है, रोन्टजन ने। उसके बाद हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसकी बात करी, तो वो किसने दिया है, आइंस्टीन के। परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। और प्रकाश का प्रकीर्णन का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, सीवी रमन ने। इसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण जो यंत्र है उनके बारे में चर्चा करी। जैसे फेदोमीटर क्या काम आता है, समुद्र की गहराई मापने में। अल्टीमीटर किस काम में आता है, विमान की ऊंचाई मापने में। एनीमोमीटर किस काम में आता है, वायु की गति को मापने में। बैरोमीटर किस काम में आता है, वायु दाब मापने में। कार्डियोग्राम किस काम में आता है, हृदय की गति को मापने में। एमीटर किस काम में आता है, विद्युत धारा को मापने में। डायनमो किस काम में आता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। एंडोस्कोप क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने में। और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या किस काम में आता है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में। लैक्टोमीटर जो काम में लेते हैं वो आता है दूध की शुद्धता को मापने में। और मैनोमीटर जो काम में आता है वो गैसों के दाब को मापा जाता है। माइक्रोफोन जो आता है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोनोग्राफ जो होता है वो ध्वनि लेखन के काम में आता है। एक रडार भी है जो वस्तुओं की गति व दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है।
जैसे अभी डिफेंस के अंदर रडार बहुत काम के होते हैं। जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर रडार की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो दुश्मन से आने वाली हर जो ड्रोन वगैरह है उनकी दिशा और उनकी गति को माप करके और S-400 के द्वारा उनको विध्वस्त करने का काम करता है। सिफगैमनोमीटर जो है वो धमनियों में रुधिर दाब मापने के काम में आता है, और स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने के काम में आता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था भौतिक राशियों से संबंधित। इसमें सामान्य सामान्य जानकारियां थी जिनको आपको याद रखना है। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं जिसमें हम बल एवं गति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।